स्वागत। आज हम राजस्थान के कुछ बहुत ही मशहूर और रंगीन मेलों की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। जी। ये सिर्फ कह सकते हैं जमावड़े नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, आस्था और इतिहास की जीती जागती तस्वीरें हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख और नोट्स हैं वो राजस्थान की इस वाइब्रेंट और विविध सांस्कृतिक विरासत की एक काफी दिलचस्प झलक दिखाते हैं। हर मेले की अपनी कहानी है, अपनी पहचान है। सही कहा। और हमारा मकसद भी यही है कि इन स्रोतों से जो तथ्य मिले हैं उनके जरिए इन मेलों के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को समझे। हाँ। ये जानना कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो न सिर्फ वहाँ के लोगों को, बल्कि दूर दराज के यात्रियों और यहाँ तक कि विदेशी सैलानियों को भी खींच लाता है। हाँ, और ये भी कि ये मेले सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि कैसे सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जिसके बारे में सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या कभी चूहों वाले मंदिर के बारे में सुना है? हाँ हाँ, देशनोक। हाँ, जहाँ हजारों चूहे घूमते हैं और उन्हें पवित्र मानते हैं। या फिर एक ऐसे मेले के बारे में जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। जी, बेणेश्वर। इन्हीं कुछ अनोखी और दिलचस्प जगहों और उनसे जुड़े मेलों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर मेले की। इसका नाम तो शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है। हाँ, पुष्कर मेला। तो जानकारी के मुताबिक ये मेला पुष्कर शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक लगता है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा तक। जी। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये दिन काफी शुभ माने जाते हैं। और इसका धार्मिक महत्व तो बहुत ही गहरा है। ऐसी मान्यता है, जैसा श्रोतों में लिखा है, कि ब्रह्मा जी ने यहाँ एक बड़ा यज्ञ किया था। हाँ, बिल्कुल। और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। शायद उसी की याद में ये मेला लगता है हर साल। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि समय के साथ इस धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन वाला पहलू भी बहुत मजबूती से जुड़ गया है। हाँ, वो तो दिखता है। स्रोत साफ बताते हैं कि यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से काफी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। अच्छा। जी। ये दिखाता है कि पुष्कर अब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यानी आस्था और पर्यटन का एक अनूठा संगम। जी। एक तरफ लोग पवित्र पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाने आते हैं, खासकर कार्तिक पूर्णिमा को। जी, उस स्नान को बहुत पुण्य का मानते हैं। और दूसरी तरफ विदेशी पर्यटक यहाँ के रंग, माहौल और शायद वो ऊंटों का मेला देखने आते हैं। हाँ हाँ, ऊंटों का व्यापार भी एक बड़ा आकर्षण है। और इस संगम को और मजबूत करने में पर्यटन विभाग की भी भूमिका है। अच्छा। जैसा कि उल्लेख मिलता है, विभाग यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाता है, जैसे ऊंट दौड़ है, मटका फोड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो इससे मेला और भी ज्यादा रंगीन और अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये मेला सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों को खींचता है। पुष्कर का ये भव्य रूप तो समझ आता है, लेकिन राजस्थान में और भी कई मेले हैं जिनका अपना अलग महत्व है। जी। जैसे डिग्गी कल्याण जी का मेला। इसके बारे में स्रोतों से क्या पता चलता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला ये टोंक जिले में मालपुरा तहसील है। वहाँ डिग्गी नाम का एक कस्बा है, वहाँ लगता है। ओके। यहाँ भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं कल्याण जी। उनका बहुत पुराना मंदिर है। और पुष्कर की तरह क्या ये भी साल में एक बार लगने वाला बड़ा मेला है या कुछ अलग है? यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। जी। जानकारी के अनुसार ये मेला साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार लगता है। 3 बार? अच्छा। जी। श्रावण महीने की अमावस्या को, फिर वैशाख महीने की पूर्णिमा को और भाद्रपद महीने की एकादशी को। अरे वाह! श्रावण, वैशाख, भाद्रपद, साल भर ही चहल पहल रहती होगी। हाँ, ये दिखाता है कि कल्याण जी में लोगों की आस्था कितनी गहरी है और उन्हें बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। तो क्या यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ आसपास के ही होते हैं या दूर से भी आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तो लोग आते ही हैं, पर साथ ही बंगाल, बिहार और असम जैसे दूर के राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बंगाल, बिहार, असम से भी? काफी मान्यता है कल्याण जी की। जी, काफी व्यापक प्रसार है। और क्या इस जगह से कोई पुरानी कहानी, कोई कथा वगैरह भी जुड़ी है? हाँ, एक किंवदंती का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने अप्सरा उर्वशी से किसी बात पर नाराज होकर उसे श्राप दे दिया था। अच्छा। कि 12 साल तक धरती पर रहना होगा। तो उस दौरान उर्वशी कुछ समय के लिए ऋषि गालव के आश्रम में रही थी,
जो इसी इलाके में माना जाता है। हालांकि इसका मेले से सीधा कनेक्शन शायद ना हो। हाँ, सीधे तौर पर मेले से जुड़ाव तो स्पष्ट नहीं है, पर ये इस जगह के प्राचीन महत्व की ओर इशारा जरूर करती है। दिलचस्प है कि कैसे लिए पौराणिक कथाएं जगहों से जुड़कर उन्हें और खास बना देती हैं। चलिए अब उस मेले की तरफ चलते हैं जिसे एक खास नाम दिया गया है, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेला। हाँ, बेणेश्वर मेला ये दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील है, वहाँ नावाटपुरा नाम की जगह पर लगता है। नवाटपुरा। और ये जगह भौगोलिक रूप से भी खास है क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम आकर मिलती हैं। अच्छा, त्रिवेणी संगम है वहाँ। जी, और नदियों का संगम तो वैसे भी पवित्र माना ही जाता है। और जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये जगह संत माऊजी की तपोभूमि के पास है। आदिवासियों का कुंभ नाम सुनकर ही लगता है कि ये आदिवासी समुदाय के लिए बहुत बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये कब लगता है? ये मेला माघ महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। माघ मतलब जनवरी फरवरी के आसपास? जी, आमतौर पर। और ये वाकई इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा मेला है और आदिवासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ की कोई खास परंपरा या विशेषता जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता हो, कुछ ऐसा जो इसे बाकी मेलों से अलग बनाता हो? यहाँ कई अनोखी बातें हैं। सबसे खास बात जो स्रोतों में बताई गई है वो है यहाँ के मुख्य शिव मंदिर का शिवलिंग। हाँ, कहते हैं कि ये शिवलिंग खंडित है, मतलब टूटा हुआ है। खंडित शिवलिंग, उसकी पूजा होती है? जी हाँ, इसके पीछे एक कहानी है कि किसी ग्वाले की गाय रोजाना एक जगह पर अपना दूध गिरा देती थी। जब वहां खोदा गया तो ये शिवलिंग मिला जो शायद गाय के खुर से थोड़ा खंडित हो गया था। अरे, खंडित शिवलिंग की पूजा, ये तो काफी असामान्य बात है। हिंदू परंपरा में तो आमतौर पर खंडित मूर्तियों की पूजा। हाँ, ये बात इसे खास बनाती है और बताया गया है कि यहाँ दिन में 2 बार पूजा होती है। और एक और खास बात यह है कि यहाँ के पुजारी केवल सेवक जाति के होते हैं। अच्छा। उनके अलावा किसी और को मूर्ति छूने की इजाजत नहीं है। ये परंपरा भी इस स्थान की अपनी अलग पहचान है। वाकई अनूठा है। और मेले के माहौल के बारे में क्या जानकारी मिलती है? कैसा होता है वहाँ? जानकारी के मुताबिक माघ पूर्णिमा की रात को मेला अपने पूरे उफान पर होता है। आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ खूब देखने को मिलती है। आदिवासी महिलाएं पारंपरिक घूमर और गैर नृत्य करती हैं। घूमर और गैर? जी, साथ ही भोपा, भाट, नट जैसे जो पारंपरिक कलाकार होते हैं वो अपनी कला दिखाते हैं। अक्सर वीर गाथाएं जाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि इस मेले में आदिवासी युवक युवतियां अक्सर अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है। ये तो इसे सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर भी बना देता है। निश्चित रूप से बेणेश्वर मेला सही मायनों में धर्म, संस्कृति और सामाजिक परंपराओं का एक अद्भुत संगम पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे मेले सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि समुदाय के जुड़ने, अपनी पहचान को सेलिब्रेट करने और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने का भी एक मंच होते हैं। बिल्कुल। नदियों के संगम पर इतनी सारी परंपराओं के साथ ये मेला वाकई आदिवासियों का कुंभ कहलाने लायक लगता है। अच्छा, अब राजस्थान के एक और हिस्से की ओर चलते हैं, अलवर। वहां भर्तृहरि का मेला लगता है। हाँ, भर्तृहरि मेला यह अलवर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों की खूबसूरत घाटियों के बीच लगता है। अरावली की पहाड़ियों में? जी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये स्थान उज्जैन के राजा भर्तृहरि से जुड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने राजपाट छोड़कर यहीं तपस्या की थी, तो ये उनकी तपोस्थली कहलाती है। राजा भर्तृहरि जो अपने वैराग्य और किस्सों के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये मेला कब लगता है? जानकारी के अनुसार ये मेला भी साल में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार लगता है। अच्छा, ये भी 2 बार? हाँ, एक बार वैशाख के महीने में अप्रैल मई के आसपास और दूसरी बार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को, आमतौर पर अगस्त सितंबर में। तो डिग्गी कल्याण जी की तरह यहाँ भी साल में 1 से ज्यादा बार आयोजन होता है। और यहाँ अब किन क्षेत्रों से लोग आते हैं? क्या ये ज्यादातर स्थानीय मेला है? नहीं, इसका दायरा भी काफी बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तो लोग आते ही हैं, पर साथ ही पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, आसपास के राज्यों से भी? जी, इसमें मुख्य रूप से मीणा, गुर्जर, अहीर, जाट और बागड़ा जैसी जातियों के लोग शामिल होते हैं। क्या इस मेले की कोई खास पहचान है
जैसे हमने बेणेश्वर में आदिवासी संस्कृति की बात की, यहाँ क्या खास देखने को मिलता है? हाँ, यहाँ की एक बहुत खास पहचान है साधु संतों की उपस्थिति। साधु संत? जी, स्रोत बताते हैं कि यहाँ चिमटा, कमंडल लिए, लंबी दाढ़ी और जटाओं वाले साधु बड़ी संख्या में आते हैं। इनमें भी एक विशेष समूह का जिक्र है, कनफटे साधु। कनफटे साधु, ये क्या होते हैं? ये नाथ संप्रदाय के योगी होते हैं। इनके कान के निचले हिस्से में चीरा लगाकर बड़ा कुंडल पहनने की परंपरा होती है। ओहो। बताया जाता है कि ऐसे सैकड़ों कनफटे साधु यहाँ आते हैं, जिससे माहौल एक छोटे कुंभ जैसा लगता है। वाह, कनफटे साधु, ये तो वाकई एक अलग ही दृश्य होगा देखने लायक। और कोई सांस्कृतिक आकर्षण, नाच गाना वगैरह? हाँ, स्रोतों में कालबेलिया नृत्य का भी जिक्र है। कालबेलिया? जी, जो इस मेले का एक मुख्य आकर्षण है। कालबेलिया राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे अक्सर सपेरा समुदाय से जोड़ा जाता है। अपनी तेज लय और लचकदार मुद्राओं के लिए जाना जाता है। भर्तृहरि मेले में एक तरफ वैराग्य और साधु संत, दूसरी तरफ लोक संस्कृति और कालबेलिया नृत्य, दोनों के रंग देखने को मिलते हैं। बहुत खूब। अब अंत में उस मेले पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जो अपनी सबसे अनोखी वजह से जाना जाता है, करणी माता का मेला, चूहों वाला मंदिर। हाँ, बीकानेर जिले की नोखा तहसील में देशनोक नाम का गांव है, जहां ये मंदिर स्थित है। देशनोक? जी, यहाँ करणी माता का मंदिर है। उन्हें बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी माना जाता है। और जैसा आपने कहा, ये मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वाकई वहां बहुत ज्यादा चूहे हैं? बिल्कुल। स्रोतों में साफ लिखा है कि इस मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। हजारों? जी, हजारों। और वे लोगों से जरा भी नहीं डरते, बल्कि उनके आसपास और पैरों के ऊपर से भी बेखौफ गुजर जाते हैं। अरे बाप रे! इन्हें यहाँ काबा कहा जाता है और इन्हें करणी माता का ही स्वरूप मानकर पवित्र समझा जाता है। काबा कहते हैं? जी, और उन्हें खाना खिलाना शुभ माना जाता है। ये नज़ारा वाकई हैरान करने वाला होता है किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए। हजारों चूहे मंदिर में आजादी से घूम रहे हैं और लोग उन्हें पवित्र मान रहे हैं। ये तो सचमुच दुनिया में अनोखी बात होगी। यहाँ मेले कब लगते हैं? यहाँ भी साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं। चैत्र महीने के नवरात्रों में, मार्च अप्रैल, और आश्विन महीने के नवरात्रों में, सितंबर अक्टूबर। अच्छा, नवरात्रों में? जी, नवरात्र देवी पूजा के 9 दिन होते हैं, तो इन मौक़ों पर यहाँ विशेष भीड़ और आयोजन होते हैं। और क्या यहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं, खासकर इस अनोखी बात को देखने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इन नवरात्र मेलों में राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से तो श्रद्धालु आते ही हैं, लेकिन विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी खासी संख्या होती है। विदेशी पर्यटक भी? जी हाँ, चूहों की ये अनोखी उपस्थिति उनके लिए एक बड़ा कौतूहल और आकर्षण का विषय होती है। तो ये आस्था, आश्चर्य और पर्यटन का एक और दिलचस्प उदाहरण है। तो हमने राजस्थान के इन कुछ प्रमुख मेलों की एक तरह से यात्रा की, जैसा कि हमारे स्रोतों ने बताया। पुष्कर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक पर्यटन का संगम, डिग्गी कल्याण जी की साल में 3 बार लगने वाली आस्था की लहर, बेणेश्वर का आदिवासी कुंभ, जहां नदियों के संगम पर संस्कृति और सामाजिकता मिलती है और वो खंडित शिवलिंग की अनोखी पूजा होती है जी। भर्तृहरि का मेला, जहां वैराग्य और लोक कला का नजारा है और कनफटे साधुओं के जमावड़ा लगता है। और आखिर में करणी माता का मंदिर, जहां हजारों पवित्र चूहे आस्था का केंद्र हैं। वाकई हर मेले का अपना एक अलग रंग, अपनी एक अलग कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये सारी जानकारी मिलकर एक तस्वीर बनाती है कि मेले सिर्फ धार्मिक कर्मकांड की जगह ही नहीं है, ये सामाजिक जुड़ाव के बड़े केंद्र हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ लोग मिलते हैं,